प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तनाव बढ़ रहा है। नए 3 जजेस आए, उस पर 5 जजेस ने एतराज़ात उठाए, पहले ख़त लिखा और जब कमेटियां तब्दील हुई हैं, जब सीनियोरिटी की नई लिस्ट आई है, तो उसके बाद आज जो अभी नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर कर दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, और उसकी एक कॉपी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवा दी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दी है। और उसमें ये इस्तदा की गई है कि और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है बुनियादी तौर पर ये एक हक है अपने इदारे के अंदर इम्तियाज बरतने या जाती होने के खिलाफ अपील का हक है जजेस के पास कि वो अपने ही इदारे में अगर वो समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जाती हो रही है, तो फिर वो ये रिप्रेजेंटेशन दायर कर सकते हैं। ये एक तरह की अपील है जो अब सुनी जाएगी, जिस पर ऑर्डर पास किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसमें कहा गया है कि नए आने वाले जजेस को नया हल्फ लेना पड़ेगा और सीनियोरिटी उसी के लिहाज से तय होगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब तक सीनियोरिटी का उसूल तय ना हो जाए तब तक जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए। कल यही सवाल जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उठा था तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि यह मामला हम टेकअप कर रहे हैं और तयन होगा कि ऐसी सूरत हाल में कि जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में एक जज आते हैं तो सीनियोरिटी का कौन सा उसूल लागू होगा, यह तय होना अभी बाकी है और यह हम तय कर लेंगे। यह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल कहा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद सीनियोरिटी को डिफाइन भी कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियोरिटी की एक लिस्ट जारी कर दी। यानी एक अदालत में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि यह उसूल तय होना अभी बाकी है तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक उसूल के तौर पर तय भी कर दिया गया। और उसके बाद फिर जो कमेटियां सामने आई, जो तब्दील की गई, उस पर अगर आप एक नजर डालें तो उस पर फिर जजेस की जानिब से जो आज की रिप्रेजेंटेशन है वो समझ आती है कि ये क्यों दायर की गई है। देखिए, गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नई सीनियोरिटी लिस्ट जारी की, जिसके तहत लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर के सीनियोरिटी वाले जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर प्यून जज बना दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भी तब्दील किया। इंतजामी कमेटी से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को निकाल दिया गया। नई इंतजामी कमेटी के चेयरमैन चीफ जस्टिस, जबकि अराकीन में जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो को शामिल किया गया, जो कि अभी नए ट्रांसफर होकर आए हैं। फिर कल ही डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को भी तब्दील किया गया, और जस्टिस सरफराज डोगर और एडिशनल जज जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल एक नई कमेटी बना दी गई। ये दोनों जजेस भी नए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक और नोटिफिकेशन के जरिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज डोगर को एटीसी और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। अब ये जो नई कमेटियां वजूद में आई, इसमें आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर होकर आने वाले 3 जजेस और पहले से 1 साल के लिए एडिशनल 2 जजेस जो भर्ती किए गए हैं या तकर्रुर किया गया है जिनका, वो इन कमेटियों के इंतजाम इंसराम अब संभालने के जिम्मेदार करार पाए हैं। इसी के खिलाफ अब इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर हुई है। अब क्या होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और क्या वाकई सीनियोरिटी का उसूल तय होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास रुक जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान के वकील हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के राना साहब, आपको भी खुशामदीद। और मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले ज़रा इसकी एक कानूनी वजाहत भी अगर फैसल चौधरी साहब आप कर दें, और मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आप जल्द स्टूडियो पहुँच जाएंगे, आप ट्रैफिक में कहीं फंसे हुए हैं। ये बता दीजिए सर कि ये इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन ये बाइंडिंग है चीफ जस्टिस पर कि वो इसका जवाब दें या इसको सुने, क्योंकि कोई खत लिखे गए हैं, बहुत सारे खतूत लिखे गए, बहुत सारे खतूत का जवाब नहीं भी मिला। जो 6 जजेस ने पहले खत लिखा था चीफ जस्टिस को इस सुप्रीम कोर्ट में वो भेजा, और उससे पहले उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को भी वो खतूत लिखे थे, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। तो कई खतूत का जवाब नहीं आता, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको सुनना और इसका जवाब देना जरूरी होता है। जी असद, रिप्रेजेंटेशन और लेटर में फर्क होता है। रिप्रेजेंटेशन एक पटिशन होती है जो कि फेलो जजेस जो है वो जजेस या जुडिशरी में अगर कोई मामला होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर वो प्रेजेंटेशन दी जाती है और चीफ जस्टिस को इसके ऊपर कोई फैसला करना पड़ता है।
ये मामला जो है चीफ जस्टिस की स्वाबदीद नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं वो इंतजामी सरबराह जरूर होते हैं, लेकिन अदालती जो उनके पावर्स हैं या अदालती उनकी जो इख्तियारात हैं वो और तमाम जजेस के एक जैसे होते हैं। लिहाजा जुडिशली किसी को प्रेसिडेंट हासिल नहीं होती है, प्रेसिडेंस नहीं होती है एक जज को दूसरे के ऊपर, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर अमंग्स पीयर्स होते हैं, लिहाजा उनको जो है वो इस तरह से कंसीडर किया जाता है कि चीफ जस्टिस को इंतजामी सरबराह जो है वो किया जाता है। तो फैसल साहब, आप समझते हैं कि 5 जजेस का जो मौक़िफ़ है कि जब ट्रांसफर होकर आएंगे जजेस तो उनका नया हल्फ लेना जरूरी होगा, ये आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ये नया क्वेश्चन है, इसमें आइन खामोश है। आइन में कुछ इस किस्म की जो नई सूरत हाल है, क्योंकि एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट बाद में बनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जब आप 15वें नंबर पे एक सीनियरिटी से उठा के जज लाते हैं किसी दूसरे हाईकोर्ट से, और फिर उससे ये होता है कि जो ऑलरेडी सीनियरिटी लिस्ट है आप उसको इंक्लूड करते हैं, तो ये तो बहुत ही काबिल एतराज बात है, क्योंकि अगर इससे तो फिर ये पता चलता है कि ये जो सारी एक्सरसाइज है ये बदनीति की बुनियाद पे की गई है, और गालिबन जो मौजूदा सीनियर प्यूनर जज है उनका वो खत लिखने की वजह से जो बैकग्राउंड है हुकूमत की नज़र में वो क्योंकि अच्छा इक़दाम नहीं था या हुकूमत को चैलेंज किया गया था, तो इसलिए उन्होंने इसको मुनासिब समझा है कि उसको इस तरह से सरकमवेंट किया गया, यानी एक तरीके कार ढूंढा गया है उनकी सीनियरिटी को अफेक्ट करने पे। तो ये बात जो है ये तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी ये बात की है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल वो उनको तय करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर उनको अभी जुडिशल कमीशन ने तय नहीं किया तो फिर मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आज खुद सीनियरिटी लिस्ट जारी करना भी काबिल एतराज बात है, क्योंकि इसमें जो 7 ही जजेस हैं ये उनका ना सिर्फ एक बल्कि जो तमाम हिरार्की है उसकी सीनियरिटी भी जो है चेंज हो गई है। तो इससे ये जो काफी ज्यादा एतराज़ात। और आप इस इशू को एड्रेस कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि आइन खामोश है और नया सवाल है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन फैसल साहब कौन करेगा? देखिए, आइन की जो तशरीह है वो तो आला अदालतें ही करती हैं। उसमें तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि जज साहबान की तरफ से आई है, तो इसलिए ये जरूरी है कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठे, आईनी बेंच। वो इसको देखिए आईनी बेंच भी हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर आइन की इंटरप्रिटेशन है तो मौजूदा लॉ जो इस वक्त 26वीं तरमीम के जरिए वारदात डाली गई है उसका तो मकसद ये है ना कि आइन को की जो नाक है उसको पहले हम कहते थे मोम की नाक है, तो मैं कहता हूँ ये गर्म मोम की नाक है जिसको मर्जी सांचे में ढला दे। तो बहरहाल ये एक ऐसा मामला है जिसको शख्सियात से बालातर होकर सोचना है। ये इदारों के बका का मामला है, ये इदारों के और खासकर जजेस के आज़ादाना काम करने का एक काम है। इससे तो 26वीं आईनी तरमीम जो कि हमारा मौक़िफ़ है कि वो अदलिया आज़ाद अदलिया के ऊपर एक असॉल्ट है, एक वारदात डाली गई है, तो ये तो उसको बिल्कुल तक़वियत बख्शता है जो हर एक कदम उठाया जा रहा है डे बाय डे। अदलिया के इदारे को कमज़ोर तरीन करके इस तरह से उसका मामला कर दिया गया है जैसे कोई रेवेन्यू स्टाफर्स का काम है या वो हो गया है। तो अदलिया जो एज इटसेल्फ कतई नज़र के जज साहबान कौन है, उनको किसी को पसंद होंगे किसी को नहीं पसंद होंगे, लेकिन मैं बतौर मेंबर इस्लामाबाद बार के मैं समझता हूँ कि इस तरह से हमारे उन जजेस की हक तलफी हो रही है जो कि सीनियरिटी में होते हैं, और ये बात अगर जज की हक तलफी होगी तो फिर वो इदारा आम लोगों के जो एतमाद है वो तो मजरू होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर। ये अब राना साहब जो बुनियादी मुकदमा है PTI का भी और कल वकला ने जो हड़ताल की वो भी कहते हैं कि असल में ये सारी एक्सरसाइज मेलाफाइडी है, बदनीयती पर मबनी है, और आपको अभी मैंने आपके सामने वो तफसीलात रखी कि सारी कमेटियाँ तब्दील करके क्या ये महज इत्तफाक है कि नए आने वाले सारे जजेस को दे दी गई हैं और जो पहले से मौजूद 5-6 जजेस हैं उनमें से किसी को भी उसमें नहीं रखा गया, और जो पहले से उन कमेटियों के मेंबर थे और बड़ी अहम इंतजामी कमेटियां हैं उसमें से उनको निकाल लिया गया है, और सीनियरिटी लिस्ट अभी ये सीनियरिटी का तयन नहीं हुआ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, जिसको अभी डिसाइड होना बाकी है, और ये कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा कि ये डिसाइड होना बाकी है। उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खुद से सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। तो आपके ख्याल में काबिल एतराज़ चीज़ें हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ट्रांसफ़र हुई मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अब ये बात क्लियर है, किसी ने भी नहीं ये कहा कि ये आइन के मुताबिक नहीं है, सब ने कहा आइन के मुताबिक है, लेकिन इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ। और तो इससे ये जाहिर होता है कि एक मखसूस जो तबका है वो किसी भी किस्म आइनी भी काम हो तो उसके खिलाफ भी वो प्रोटेस्ट लगाता है, और ये तो फिर मखसूस एजेंडा होता है। देखें, अब ये बात, ये जो मौक़िफ़ दे रहे हैं कि सीनियरिटी, एक तो सीनियरिटी लिस्ट जो है जहाँ से जारी होती है वहीं से जारी हुई, चीफ जस्टिस ने जारी की और वहीं से जारी होती है, तो वो ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि वो पहले भी चीफ जस्टिस जारी करते थे, अब भी चीफ जस्टिस ने जारी की। अब इसमें इन थियरी जो बात ये कर रहे हैं कि जी वो अगर आएंगे कहीं किसी और अदालत से आएंगे तो वो जीरो से स्टार्ट होगा और वो जूनियर उन्हें हल्फ लेंगे और जीरो से, इसमें लॉजिक नहीं बनती ना। अगर तो वो आ रहे होते किसी सेशन कोर्ट से तो फिर तो ये बात बिल्कुल आपकी बजा थी कि वो एक लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जा रहे हैं, और फिर जाहिर सी बात है सीनियरिटी जो है वो जीरो से स्टार्ट होगी और नया हल्फ लेंगे और वो जूनियर तरीन होंगे। लेकिन वो कहाँ से आ रहे हैं? वो एक हाई कोर्ट से आ रहे हैं, और वो हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो फिर ये जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। अगर वो हाई कोर्ट में वहां 15वें नंबर पे थे और उनके उसके मुताबिक जो उनकी जो सीनियरिटी का लेवल है, जिसका इंटरप्रिटेशन है, ये देखिए, अब इसमें आईने के इंटरप्रिटेशन किसने की है? देखिए, चीफ जस्टिस ने की है ना, चीफ जस्टिस ने की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद से की है, क्योंकि ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये समझते हैं कि हाँ इस मामले पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। कल उन्होंने इस नुक्ते पर बात की। जिस चीफ जस्टिस ने लिस्ट निकाली है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने की है। तो देखें, इसमें अब बात ये होगी कि सीनियरिटी का तयन, क्योंकि कोई आईनी कोई इसमें कोई मेथोडोलॉजी डिफाइंड नहीं है जो बड़ी क्लियर कट हो, तो इसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया जा सकता है। उन्होंने किया होगा, मुझे नहीं पता, उसके अंदर नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा, उसके अंदर जो है वो इनका जो जब जिस दिन से ये जज बने होंगे और सारी चीजों करके, और ये भी आप कहेंगे कि चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि वो जिसको कमेटी में रखे हैं, जिसको चाहे कमेटी से निकाल दें। क्या रूल्स के मुताबिक है? नहीं, रूल्स के मुताबिक है। तो फिर लेकिन तो फिर देखिए, फिर मेला फाइडी क्या होता है? जो ये कह रहे हैं कि मेला फाइडी है, ये क्या होता है? मेला फाइडी तो डिबेटेबल है, आप वो करते रहे, मैं बहस करता रहूंगा, नहीं आप करते रहेंगे, है चीज होती है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। आप ये मानते हैं कि बाकी ये जो बात है ना, मेलेफाइडी है या स्पिरिट नहीं है, फलाना है, उस पर तो बहस चलती रहेगी क़यामत, वो तो खत्म ही नहीं। आप ये समझते हैं कि ये महज इत्तफाक है कि इन 6 जजेस को इन किसी भी कमेटी में शामिल नहीं किया गया, और सारे नए आने वाले जजेस को 9वें 10वें नंबर के जज को भी और 11वें और 12वें नंबर के जज को भी इन कमेटियों में शामिल कर दिया गया, तो ये महज इत्तफाक? नहीं, मैं नहीं समझता महज इत्तफाक है। ये चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने यूज किया उस प्रेरोगेटिव को, बस ये इट इज सिंपल। क्या चीफ जस्टिस के पास इतने लामहदूद इख्तियार होने चाहिए? आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए कमेटी बनाई हुई है, ये डिबेटेबल है, लेकिन उनके पास क्या आज इख्तियार हैं? हाँ हैं, उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, बात खत्म। बिल्कुल ठीक है। हालांकि आप प्रिंसिपली चीफ जस्टिस के इतने लामहदूद इख्तियार के खिलाफ है, वो अलग डिबेट है ना, इट इज ए सेपरेट डिबेट। बिल्कुल सही है, उसको करना चाहिए, लेकिन आप है ना, उस डिबेट को करें आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अलग बात। चांडिया साहब, ये जो लड़ाई अदालतों में हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम किया कि हां तनाव है, मैंने इस तनाव को खत्म करने की कोशिश की है, और वो पुरुमीद थे कि शायद मुस्तकबिल में ये तनाव कम हो जाए या खत्म हो जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, खतों किताबत का सिलसिला भी जारी है, शिकवे शिकायतें भी जारी हैं, ग्रुप्स भी बन गए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जो कुछ पिछले 2-3 दिन से हो रहा है, इससे एक बुकला कम्युनिटी में और शहरियों में बेचैनी की लहर भी पाई जाती है। तो ये मामला कैसे हल होगा? मैं इन चीज़ों को देख भी रहा हूँ और बहुत सारी बेचैनी महसूस भी कर रहा हूँ, जो हमारी सोसाइटी, समाज में या पढ़े लिखे लोग जो इस पे बहस पैसा कर रहे हैं। हमें एतराफ़ करना होगा बदकिस्मती से कि थोड़ा अरसा हुआ है, पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तब्दीली का भी पता नहीं चलता था। आप उस ज़माने के आम आदमियों से पूछे, चीफ जस्टिस का नाम भी नहीं आता था लोगों को, और वो तब्दील हो जाते थे, सुकून से चले। ये एक मखसूस पीरियड है, उसके बाद जो अफरा तफरी चली है कोर्टों में, तो उसको पिछले चंद महीनों और 1 साल में शिद्दत अख्तियार कर गई है। वो जजेस अलग ऐलान पार्टियों की हिमायत करते हैं, सियासी लोगों की साइड लेकर खड़े हो जाते हैं, उस सियासी लोगों की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ते। ये सारी सूरत हाल ने अदलिया को भी बेचैन कर दिया है, और अदलिया का जो लोगों में एतमाद है वो भी। मैं कहता हूँ, कौन जिम्मेदार है ये वक्त फैसला करेगा। मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट के अदलिया के जजों को
अपने तकद्दुस का भी ख्याल करना चाहिए, लोगों को जो इंसाफ मिल रहा है उसका भी ख्याल करे, और जो अदलिया पर एतमाद है खल्क़ खुदा का उसको मफलूज ना करे। मेरा ख्याल है तो उनके अख्तियार में, मेरे और आपके अख्तियार में तो नहीं है। मैं और आप इस्लामाबाद के जजेस तो नहीं है कि हम अपना रवैया रखें। हम सिर्फ उनको कह सकते हैं कि जनाब इसमें आपके तकद्दुस का भी सवाल है। अगर आप में ग्रुपबंदी होगी, अगर आप लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? इस मुल्क के अदलिया का, इस मुल्क के लोगों को जो इंसाफ मिलेगा उसका क्या होगा? आप देखिए, इतने बड़े इदारों पे से आप अवाम के एतमाद को मजरूह कर रहे हैं, तो किसका नुकसान हो रहा है? ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हमने बदकिस्मती थोड़ा अरसा हुआ है, मैं ले लूंगा नाम उनका भी, जो जिनके जमाने से हमने अना का मसला बना दिया है। अफवाज पाकिस्तान का सरबराह रखना है तो अना का मसला बन जाता है, जजिस का मामला है तो अना का मसला बन जाता है। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं चला सकेंगे, इनको सीधा करना पड़ेगा, कुछ अनाएं छोड़नी पड़ेगी, कुछ अपनी क्यों कहें कि हमारी बेइज्जती है। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अख्तियार और इस्तेहकाक है वो इस्तेमाल करेंगे, जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है वो करेंगे, सीनियरिटी जिसको जाहिर करनी है वो करेंगे। सब कानून और आइन के मुताबिक चलता है। ये हमने अपने फरमाइशी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया है तो बेचैनी हो गई है। बिल्कुल ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक खत कल इमरान खान साहब ने लिखा था, लेकिन आज सिक्योरिटी इजराइल से हमें पता चला है कि वो खत तो वहां पहुंचा ही नहीं है जहां भेजा गया था, और बताया गया है कि उस खत में कोई दिलचस्पी भी नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को, ये वाजे किया गया है। अब वो खत किससे लिखा गया था, किसको लिखा गया था, कल फैसल चौधरी साहब ने ही मीडिया को बताया था ये खत लिखा गया है। आज उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल चौधरी साहब, आपके तमाम एतराज़ात का एक ही जवाब है हुकूमत के पास, और वो ये है कि आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है। 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, उसमें एक आर्टिकल 200 है, उसके तहत ट्रांसफर किए गए हैं। चीफ जस्टिस का ये इस्तेहकाक है कि वो सीनियरिटी लिस्ट जारी करें। अब आइन में तरमीम हो गई है और सब कुछ जो अब हो रहा है ये आईनी है इस 26वीं तरमीम के मुताबिक, तो फिर आपका एतराज क्या है और आपके पास इसका जवाब क्या है? चाहता हूँ, मैं सुन नहीं सका, लेकिन जिस भी अरस्तु ने ये बात की है उनके इत्तला के लिए अर्ज है कि आइन का 200 आर्टिकल 200 1973 के आइन में मौजूद है। 26वीं आइनी तरमीम का आर्टिकल 200 से कोई लेना देना नहीं है। सही है, नहीं मगर सर ये आइन का आर्टिकल 200 आप जी अलाउ तो करता है ना कि आप जी ट्रांसफर कर सकें। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अपना आइन में तो इमरजेंसी लगाने के भी प्रोविजंस हैं, गवर्नर राज लगाने की भी प्रोविजन है, असेंबली तोड़ने की भी प्रोविजंस हैं। तो क्या आप उनको कुछ आइन करार देते हैं? बात जो है वो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी रीजंस आपके सामने हैं इस ट्रांसफर की, ये क्यों किया गया ट्रांसफर, और क्या ऐसी ट्रांसफर कितने अरसा पहले आपने देखी कि पाकिस्तान में हुई? किसी जमहूरी दौर में किसी एक सूबे से दूसरी सूबे पे ट्रांसफर किया गया। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। सर बुनियादी एक जो बहस इस वक्त चल रही है वो ये है कि जब आप एक हाई कोर्ट से एक जज साहब को ट्रांसफर करके दूसरे हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे तो क्या उन्हें नया हल्फ लेना पड़ेगा या नहीं? देखिए, ये कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो जो तरीका है यही था कि वो देते थे नया हल्फ, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि यहाँ पे वो जज तो ऑलरेडी है, उसने ऑलरेडी ओथ लिया हुआ है एज ए जज। तो उसके बाद फिर सिर्फ फर्क ये है कि अब उन्होंने ये कहा है कि सीनियरिटी जो उसकी पुरानी कोर्ट की थी वही रहेगी जब वो दूसरे कोर्ट पे जाएगा। ये डिफरेंस आया 26 अमेंडमेंट के बाद। सही है, नहीं सर, लेकिन उसमें एक दलील ये दी जाती है कि जो वो हल्फ उठाते हैं उसमें कोर्ट का मेंशन किया जाता है कि वो किस कोर्ट के लिए हल्फ उठा रहे हैं, इसलिए अगर वो दूसरी कोर्ट में जाएंगे तो उनको अपना नया हल्फ लेना पड़ेगा। देखिए, हल्फ जो है वो कोर्ट से तो हल्फ का ताल्लुक नहीं है। हल्फ का तो ताल्लुक है कि आप एज ए जज आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। ठीक, अब आप जहां भी परफॉर्म करें तो कोर्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग बात है कि अब तक ये चलता रहा है मामला, लेकिन ये इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में।
ना इसकी कोई रिक्वायरमेंट कहीं। सर, और आपके ख्याल में जो सीनियोरिटी है, ये क्वेश्चन अभी डिसाइड होना बाकी है कि जब आप ट्रांसफर होकर दूसरी अदालत में जाएंगे, दूसरी हाईकोर्ट में जाएंगे, तो वहां आपकी सीनियोरिटी क्या होगी? वहां पर आप उस अदालत के लिहाज से नीचे चले जाएंगे, या फिर आप जहां पहले जो सीनियोरिटी का नंबर था वो आपका इस अदालत में काउंट होगा? क्या आपके ख्याल में ये क्वेश्चन डिसाइडेड है या अभी डिसाइड होना बाकी है, इंटरप्रिटेशन होना बाकी है? देखिए, जो 26th अमेंडमेंट आई है उसमें तो ये है कि जो जज ट्रांसफर होगा जिस कोर्ट से, तो उसकी सीनियोरिटी वहां थी वही बरकरार रहेगी दूसरी कोर्ट में। सिर्फ ये है कि आप एक जज को, सीनियर जज को किसी और कोर्ट से ला करके दूसरी कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दें, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन ये है कि उसकी सीनियोरिटी तो वही रहेगी जो उसकी वहां की। ये 26 अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। सही है। नहीं तो सर, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया या सही से ठीक सुन नहीं पाया, कि आप कह रहे हैं कि एक अदालत से दूसरी अदालत में लाकर चीफ जस्टिस नहीं लगाया जा सकता? जी, ये है इसमें जो 26th अमेंडमेंट में ये है कि अगर कोई जज ट्रांसफर होता है किसी और कोर्ट से और दूसरी कोर्ट में आता है, तो दूसरी कोर्ट में वो एज ए चीफ जस्टिस नहीं आ सकता। सही है। वो उसकी सीनियोरिटी तो वही रहेगी जो उसकी पुरानी कोर्ट की थी, लेकिन चीफ जस्टिस वो नहीं आ सकता। लेकिन सर, इस केस में क्या होगा? क्योंकि अभी जो सरफराज जोगर साहब आए हैं वो तो सीनियर प्यून जज हो गए, अब एक हफ्ते के बाद वो क्या चीफ जस्टिस लगाए जा सकते हैं? अब देखिए, जो प्रोसीजर है चीफ जस्टिस बनाने का वो ये है, अभी तो उनको डायरेक्टली अगर चीफ जस्टिस बना दिया होता वो गलत था। लेकिन 26th अमेंडमेंट के लिहाज से, लेकिन अब एक हफ्ते या 2 हफ्ते जो भी टाइम है, उसके बाद जब दोबारा चीफ जस्टिस का सिलेक्शन होगा, तो वो जो एक नॉर्मल जुडिशियल कमीशन जो करता है, जो तरीका बनाया गया है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से सिलेक्ट करेंगे वो एक जज, जो पहले तो सीनियरिटी बेसिस पे होता था, अब तो नहीं है ना, तो अब उस लिहाज से करेंगे। तो हो सकता है उसमें बन जाए, हो सकता है ना बने। सही है। लेकिन सर, इसमें फिर सीनियोरिटी का उसूल मुतासिर होकर यह भी तो मुमकिन होगा कि आप जैसे ये फर्ज कीजिए कि अब चूंकि सीनियर प्यूनल जज हैं जैसे सरफराज जोगर साहब, अगले हफ्ते वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, अगले हफ्ते कोई सुप्रीम कोर्ट में असामी खाली निकलती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीनियर मोस्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर करना है, एलिवेट करना है, तो फिर आप एक्चुअली तो फिर 15 नंबर के एक लाहौर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। ये मुमकिन हो जाएगा ऐसा करने से? ये सारे चीज पॉसिबल है, लेकिन जो तरीका जो डिवाइस किया गया 26 में, वो ये अमेंडमेंट में ये है कि जो सीनियरिटी उसकी अपनी पुरानी कोर्ट में है वही बरकरार रहेगी, और ये नहीं होगी कि जिस दिन वो दूसरी कोर्ट में आएगा उस दिन सिर्फ सीनियरिटी काउंट होगी, ये नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अब एक चीज़ तो राय बड़ी वाज़ेह है शाइक उस्मानी साहब की, जो कि तहरीक इंसाफ के लोगों की या कल जो वकला ने एहतजाज किया है उनकी राय से मुख्तलिफ है, और साथ ही जो आज रिप्रेजेंटेशन दायर की है 5 जजेस ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस सुमन रफ़त साहिबा ने, ये 5 जजेस ने आज जो रिप्रेजेंटेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है उससे मुतसादिम राय है जस्टिस शाइक उस्मानी साहब की। सर, लेकिन ये जो इतना अब एक तकरार या झगड़े की कैफियत बन गई है, इसका सलूशन राना साहब क्या है खुशरूबी के साथ? मेरे ख्याल से तकरार और झगड़ा ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो झगड़ा, जो तकरार हम पिछले 10-15 सालों में हमने जुडिशरी में देखा, अच्छा हमें लग रहा था कि बढ़ रहा है, नहीं, लेकिन आपके खत्म हो रहा है। मैं समझता हूँ खत्म हो रहा है ना, क्योंकि कानूनी और आईनी चीजें हो रही हैं, और जो लोग समझते थे कि ये जो है ये आइलैंड्स हैं, ये कोर्ट्स, और इसमें ना कोई घुस सकता है ना कुछ बता सकता है, उनको पता लगा है कि आइन जो है उसके मुताबिक इन अदालतों ने चलना है, और उन्होंने उन्हीं का ही हल्फ लिया है, तो दे आर बाउंड बाय इट। तो वो जो लोग इन सीटों पे बैठे हुए थे, वो पिछले 10-15 साल से समझते थे कि कोई चिड़िया भी उड़ी है तो उस पर भी सुओ मोटो लेके जो है वो तिगनी का नाच नचाया जा सकता है। जो 58(2) भी ख़त्म की गई, उसके बाद उन्होंने कहा अब ये इख्तियारात हमारे हैं कि हम टकाटक करके वज़ीर आज़म को फ़ारिग करें, और बहुत सारी सियासी चीज़ों में मुदाखलत हुई, मुल्क की माशी चीज़ों में मुदाखलत हुई जिसकी ना कोई सेंस बनती थी, उसके नुकसानात पूरी एक आम आदमी को जो है वो भुगतने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये सफ़र है कि
आपको इस बात का भी अब इत्मीनान है कि अगर ये लॉ पॉइंट डिसाइड होना भी है सीनियरिटी का, तो ये करना आईनी बेंच नहीं है, तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इत्मीनान नहीं है, बात ये है कि इस मुल्क में जो एक तमाशा लगा हुआ है कि अदारों का लड़ाई झगड़ा, अदारों के अंदर लड़ाई झगड़े, जिस तरह चांडियो साहब ने कहा कि कभी कोई किसी सियासी जमात की वकालत, कभी किसी की, गुड टू सी यू, कोई अगर अदालती सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना भी माने तो उसे कहना कि शायद वो भूल गया हो, उसे याद ना आया हो, उसको पता ना चला हो, हमारा पहुंचा ना हो फैसला। तो ये सारी चीजें, और वाइस वर्सा हमारे पे भी ऐसे इल्जाम लगाती होंगी दूसरी जमातें। तो मेरे ख्याल से ये अब वक्त है कि पाकिस्तान परवाज करे, इकोनॉमिक उड़ान पाकिस्तान, हाँ, उड़ान पाकिस्तान का वक्त है। मुल्क ने तरक्की करनी है, हमें इदारों को हमांगी के साथ इकट्ठे चलना है और बिल्कुल आज़ादाना तरीके से चलना है, और वो अपना आईनी किरदार अदा करें। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने वाले जो जितने भी लोग हैं, वो उनकी मेरे ख्याल से सियासत भी अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि वो अब इट विल नॉट डिलीवर। बिल्कुल सही है। मैं मौलाना चांडियो साहब, सर ये खतो किताबत अच्छी बात है या बुरी बात है? चलिए, एक इसका नुक्ता नज़र ये था कि खत लिखा गया है, इससे बर्फ पिघलेगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे, कशीदगी कम होगी। आप इसको कैसे देखते हैं? भाई बहुत सारे ज़राए और होते हैं जिनसे कशीदगी कम हो सकती है, तो मैं किसी को भी बुरा नहीं समझता, लेकिन ये थोड़े अरसे की बात है। जैसे मेरे भाई ने भी कहा, बड़ा पुरसुकून मामला चल रहा था, और मैं एक बात समझता हूँ जिसको मैं मानता हूँ, और मेरा यकीन है कि तमाम इदारे, मैं किसी खास इदारे और शख्सियत की बात नहीं कर रहा, तमाम इदारों ने अपना गिरेबान दूसरों के हाथ में खुद ब खुद दिया है। नतीजा ये निकला है कि आज हर इदारे पर उंगलियां भी उठ रही हैं, हर इदारे पर तबसरे भी हो रहे हैं। पार्लियामेंट को जो चीजें खुद करनी चाहिए वो हम औरों से करवाते हैं। अदलिया को जो काम करना चाहिए, गैर जानिबदारों को बताना चाहिए कि हम पाकिस्तान की अदलिया हैं, किसी पार्टी की अदलिया नहीं है, हम उसमें नाकाम हो गए। यही वजह है कि आज आप ये तबजीह सुन रहे हैं और ये तबसरे हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं। अगर हम सब आस्ते आस्ते अपनी तौहीन ना समझें और अपनी अपनी असली पोजीशन पे चले जाएं, मुदाखलत ना करें, किसी की हिमायत ना करें, किसी के सियासी कारकुन ना बने, किसी को स्पेशल तवज्जो देकर अपनी तरफ तवज्जो ना करवाए, तो मेरे ख्याल में वही इज्जत लौट आ सकती है और इदारों का वही तकद्दुस कायम रह सकता है। मैं बेहतर चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए ये माहौल होना बहुत ज़रूरी है। अदलिया का गैर जानिबदार होना बहुत अच्छा है। अगर जो अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि सियासी लोगों से बात करो, तो ये थोड़े देर के लिए अगर हम तसव्वुर करें तो किसी खास सोच की शिकस्त या कमी हो सकती है, लेकिन बात ये मौक़िफ़ दुरुस्त है। मुल्क की मामलात के बाद बातें सियासतदानों से करनी चाहिए। वो मौक़िफ़ गलत था कि हम इनसे क्यों करें, इनके पास तो है कुछ नहीं, ये क्या कौन करेंगे, हम असल से बात करेंगे, उनसे करेंगे जिनके पास अख्तियार है। वो मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। हर हाल में सियासी लोगों को सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी। आप देख लें एक पल के लिए, आप देख लें, ठीक है सर, लेकिन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राब्ते में भी हूं, मामला तय भी करा दिए हैं, 99% तक आ गए और इस हद तक आ गए कि कोई पीछे हट नहीं सकता। अली अमीन गंडापुर साहब वो हैं जिन्हें राब्तों का इख्तियार दिया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि आप राब्ते में रह सकते हैं। वो कहते हैं मैं 99% चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में ले आया हूं, और इसके बाद जो है वो जाहिर है 1% रह जाता है काम। तो फैसल चौधरी साहब, अब ये आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो ये कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी ज़राए, जिसको आप कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी ज़राए क्या होते हैं? सिक्योरिटी ज़राए तो वही होते हैं जैसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन के ज़राए होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ज़राए होते हैं। तो वो कहते हैं हमें तो दिलचस्पी नहीं है आपके खत में या बातचीत करने में। देखिए, सर बात यह है कि इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है। जो प्रिंसिपली बात कर रहे हैं चांडियो साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। बात तो सियासी कुव्वतों से हुई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है वो ये है कि सियासी कुव्वतों ने अपनी स्पेस खुद गिव अप की है। तो 8 फरवरी को ये जमातें अपना दिल बड़ा करती और जो अवाम का मैंडेट है उसको तस्लीम करती।
और जो वहाँ पे फॉर्म 47 के हुकूमतों में ना बैठती तो एक सियासी बुनियाद पैदा हो सकती थी। तो सिर्फ बातें करना तो नहीं होता ना, तो अमल की तरह होकर कोई आपके क्वालिफाइड में इतना सजा है। राना साहब, मैं फिर आपकी से मुझे ऐसा लगता है सारे मसलों का हल आपके पास है। मैं इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, अब ये वाला मामला कैसे आगे बढ़ेगा कि बातचीत चले, वो तो खत्म हो गई, फिर भी शुरू हो सकती है, कैसे शुरू होगी? देखिए, हमने प्राइम मिनिस्टर ने तो रास्ता दिखा दिया ना, उन्होंने तो कहा कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं और वहीं से हल निकलेगा। देखें, जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और वहाँ अगर सियासी हरीफ बैठ के अपने मसाइल का हल निकालें तो ना सिर्फ वो पार्लियामेंट की तौकीर को बढ़ाता है बल्कि जमहूरियत को स्ट्रेंथन करता है। तो हमने तो वो रास्ता दिखा दिया, अब आप उस पर नहीं चलना चाहते और आप ऐसा ख़त लिखना चाहते हैं कि जिसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है। उससे पहले आप ट्रंप के फ़ोन कॉल पे इंतज़ार, वो आपने जो है वो पूरा इन्हसार किया हुआ था, उससे पहले आपने ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन पे किया हुआ था, उससे पहले रिचर्ड ग्रेनर पे किया हुआ था, उसने अपनी ट्वीटें डिलीट कर दी। तो अब देखें, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। बात यह कि अभी गंडापुर साहब की आपने बताया कि 99% जो है वो मामला ओके हो गए, तो अगर 99% होते तो उनको वो सदरे पाकिस्तान PTI बना देते। उन्होंने उनको उतार के उन्होंने KPK की भी सदारत ले ली है। तो मेरा ख्याल है कि ये उनको जो है ना, अब ये और ना उनको फिर अल-कादर के अंदर सज़ा होती, तो ये सारे जो हमारे मुज़ाकरात, आप क्या कह रहे हैं? जो हमारे अगर मामला ठीक चल रहे होते तो फिर अल-कादर में सजा ना होती? इनकी सोच थी ना, ये इनकी सोच थी। देखें, उसकी वजह देखें ना, सारी काविश थी फ्री इमरान खान। तो फ्री इमरान खान सजा होके तो नहीं होना था, तो वो तो सजा होगी, उसके बाद ही तब्दील हुए ना गंडापुर साहब। इनका ख्याल था इनका कि ये जो है ये सज़ा मौखर करा देगी, इस्टेब्लिशमेंट और फलाना ढमकाना होगी, मुदाखलत करेगी, तो वो नहीं हुआ। तो अब वो तो जो है वो सदारत भी उनकी छिन गई है, वो 99% पे बैठे हुए हैं, वो 1% नहीं मिलेगा इनको। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारी कर रही है, जलसे की इजाज़त मांगी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला गया है उस पर जवाब तलब किया गया है इंतज़ामिया से। 6 फरवरी को यानी कल छुट्टी है, परसों जवाब तलब किया गया है, तो पता चलेगा कि जलसे की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इससे जो पिछला एहतजाज हुआ था जिसमें बुशरा बीबी ने जो है वो लीड किया था अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, उस पर तो अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी ना आती तो फिर ज़्यादा बेहतर एहतजाज हो सकता था, उनकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्ट होना पड़ा। फैसल साहब, आपने सुनी लिया, वो जो बात मैं समझ रहा हूँ वो कहते हैं कि जी रिस्ट्रिक्ट होना पड़ा उनकी वजह से, अगर वो ना होती तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था। 8 फरवरी के लिए कोई हिकमत अमली बनाई गई है कि एहतजाज की सूरत में होगा, कहाँ होगा, अली अमीन गंडापुर साहब को कितने इख्तियारात दिए जाएंगे? ये एहतजाज होगा 8 फरवरी को। उसका जो भी लायमन है वो पार्टी के ऑफिसर जो है, ऑफिस बेरर्स, वो सामने रखेंगे। हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। हम इसको ब्लैक डे समझते हैं जिसने कौम का मैंडेट चोरी हुआ, फॉर्म 47 की हुकूमतें कायम की गई और तहरीक इंसाफ जो कि अवाम की सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी थी, उसको इक़्तिदार से साजिश के जरिए महरूम किया गया। और हम इसके खिलाफ जो है अपना एहतजाज बिल्कुल रिकॉर्ड कराएंगे। सर, अगर इजाजत नहीं मिलती फैसल साहब फिर क्या होगा? अब KP में तो हम करेंगे ना सर, इजाजत नहीं मिलती। इजाजत तो वह जमहूरी हुकूमतों में मिलती है ना। तो जमहूरी रवैये जो है वो नहीं है ना, सिर्फ बातें करनी है ना। सियासी जमातें हैं, सियासी हुकूमतें हैं, एहतजाज की इजाजत उन्होंने देनी नहीं है। एक जनरल डायर नए भर्ती हुए हैं आजकल, जो कि न पीपल्स पार्टी के न नून के, लेकिन हैं इन सबसे तगड़े। वो कहते हैं कि हम गोलियां मारेंगे, हम बंदे शहीद करेंगे, हम 26 नवंबर करेंगे। तो ये जो सियासी पेट स्यापा होता है सिर्फ बातों की हद तक है ना। अमली तौर पे तो ये सारे जो है वो के पेशरो हैं और उन्हीं की पॉलिसीज पे चलते हैं। इनका ये ख्याल है कि जो अवाम है उसको भेड़ बकरियों की तरह हाँकेंगे और अगर वो एहतजाज करेंगे तो मारेंगे। ये सोच जो खुद फसाइयत है, दहशत गर्दी है, वो इन दोनों पार्टियों की मदद के बगैर तो नहीं हो सकती। और ये दोनों इस तमाम जुर्म में मुलव्वस हैं और बिल्कुल सियासी लोग नहीं हैं। ये जमातें जो हैं इन्होंने सियासत को
जो है बिल्कुल खैराबाद कह दिया और सियासी असूलों को खैराबाद कह दिया। बातों की हद तक करते रहते हैं, लेकिन पीका लॉ पास करने वाली जमातें जो है कि वो जमहूरी हो सकती हैं, 26वीं आईनी तरमीम को पास करने वाली जमातें जो है कि वो जमहूरी हो सकती हैं, अदलिया पे हमला करने वाली जमातें क्या जमहूरी हो सकती हैं, फॉर्म 47 की हुकूमतें लेने वाली जमातें क्या जमहूरी हो सकती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जमहूरी जमातें हैं। ये जो गुफ्तगू है ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक है, अमली तौर पे बिल्कुल कोई इनका शायबा तक नहीं है। नून लीग तो क्योंकि पैदा ही जौला के और आमराना गमनों में हुई है, लिहाजा वहाँ उनसे तो तोक़्क़ुफ़ भी नहीं की जाती और उनमें जो है वो जमहूरी ना इक़्तिदार का कोई बात है ना वो बात करते हैं। पीपल्स पार्टी जब से ज़रदारी साहब के कब्जे में आई है, उन्होंने बेनज़ीर और भुट्टो शहीद के दोनों के नजरिए को वैसे तय कर दिया। तो ये जो पार्टी है जरदारी साहब की पार्टी है और अब प्रो एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है, इनका कोई जमहूरियत से लेना देना नहीं है। जी चांडियो साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे आखिरी जुमले पर जो फैसल चौधरी साहब ने कहा है? फैसल साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो तज्जिया करें, मुझे उनसे क्या लड़ाई वड़ाई तो नहीं है, उनका अपनी राय है। लेकिन मैं समझता हूँ पीटीआई अच्छे वर्करों वाली बुज़दिल लीडरों की जमायत है, जिनके कायद की शरीक हयात खड़ी हो, वर्कर भाग जाए तो समझ में आता है, लीडर भाग जाते हैं। ये भगोड़े लीडरों की जमायत है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, काल देंगे, लोग आएंगे, ये गुम हो जाएंगे। आपने अभी जो थोड़ा ही अरसा हुआ है इनके एहतजाज को, लीडर भाग गए, कभी नहीं हमने सुना लीडर भागते। लीडर तो खड़े हो जाते हैं, मकतलगाह तक चले जाते हैं। हाँ, वर्कर भागे तो समझ में आता है। लेकिन अगर खड़े हो जाते सर तो उस दिन आपको नहीं लगता कि कोई जानी नुकसान हो सकता था, जाने जा सकती थी, यही बेहतर था कि वो चले जाते? आपको ये नहीं लगता सर वह डर जाते, सबकी जाने खतरे में पड़ जाती? मैं जानी नुकसान का करने का हामी नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि इंसानों की जाने जाया हो या मामूली सी बात पे हो जिस पे क़यादती मुत्तफिक न हो उस पर कारकुन कत्ल हो जाए, मैं नहीं चाहता। लेकिन ये तो चाहता हूं कि सियासी आदमियों की या सियासी पार्टी की जो साख है वो तो कायम रहना चाहिए। कारकुन को जैसे खड़ा होना चाहिए वैसे तो रहना चाहिए। लीडर रहनुमाओं को जो मौक़िफ़ अपना कर अब खड़ा होना चाहिए। जेलों तक जाना, कब मकतलगाहों तक जाना, क्या बड़ी बात है। आप औरों के लोगों को तो मकतलगाहों की दावतें देते हो, शेर पढ़ते रहते हो, चलो भाई चलो, खुद भी खड़े हो जाओ। फिर अगर नुकसान हो गया तो आपने रास्ता ऐसा लिया क्यों है? रास्ता नहीं लेना चाहिए। आप आराम की सियासत करें, पुरअमन एहतजाज करें, ये काले ना दे, मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं है, ये कर दो वो कर दो, इससे नुकसान होता है। मेरे ख्याल में ये रास्ता तब्दील करना चाहिए। साहब, ये वज़ीर दाखिला से सवाल किया गया कि अगर 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो क्या होगा, उसका उन्होंने जवाब दिया कि फिर वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ था। आपके ख्याल में एहतजाज की इजाजत दे देनी चाहिए या 26 नवंबर जैसे नाखुशगवार वाकयात दोहराए जाने चाहिए? मेरा ख्याल है एहतजाज हर सियासी पार्टी का जमहूरी हक है, आईनी हक है, उससे उसको रोका नहीं जा सकता। जहां तक ताल्लुक है वजीर दाखिला साहब के बयान का, तो मैं उस पर तबसरा कर नहीं सकता, मुझे ज़रूरत भी नहीं है उसकी तबसरे करने की, वो उनका अपना मामला, इंतज़ामी मामला। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से कभी भी उस कार्रवाई की हिमायत नहीं करूँगा जिसमें सियासी कारकुनों की जान जाए। लेकिन सियासी पार्टियों को भी ज़रा रवैया अपनाना पड़ेगा, वो ऐसा रास्ता अख्तियार ना करें जो ये ऐसा एक्शन हो जिससे फिर सियासी कारकुन कत्ल हो जाएं, शहीद हो जाएं, माएँ अपने बेटों से महरूम हो जाएं। ये मैं नहीं चाहता, मैं इसका हामी नहीं हूं। ये आपके ख्याल में मुनासिब जवाब है या मुनासिब हिकमत अमली? क्योंकि इस मरतबा तो डीचो की कॉल ही नहीं है, कॉल है कि एहतजाजी एक जलसा करने की, और जलसा तो कोई भी सियासी जमात, आपने पहले भी पीटीआई को इजाज़त दिया और उन्होंने पुरअमन तरीके से जलसे किए हैं अभी हाल ही में, तो जलसों पर तो आपको कोई ना लॉकडाउन की कॉल है ना धरने की कॉल है। देखिए, मैं मुख्तसरन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये जमहूरियत और ये डिक्टेटरशिप और ये वो बातें फैसल साहब कर रहे थे, नहीं, ये बहुत कुछ होता है। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इनकी दौरे हुकूमत में
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वालिद का दर्जा इन्होंने दिया हुआ था। ये खुद उनके वजीर जो हैं उन्होंने टीवी पे कहा कि वो वालिद की जगह होते हैं, और इन्होंने पूरी ऑपोजिशन को ठोक के रखा हुआ था। ये इनका जो है वो जमहूरियत में इनको याद दिलाना चाहता हूँ। फिर जब ये निकले आईनी तौर तरीके से, तो आप ये देखें कि ये लाशों की तलाश में थे। जमान पार्क में इन्होंने पेट्रोल बम मारे, इनको लाशें नहीं मिली, रियासत ने गोली नहीं चलाई। 9 मई को ये लाशों की तलाश में थे, गोली नहीं चलाई रियासत ने। इन्होंने पूरी भरपूर कोशिश की, और ये इनका सबसे बड़ा बयानिया है कि रोका क्यों नहीं, गोली क्यों नहीं चलाई। और फिर देखें, ये 26 नवंबर को भी रियासत ने गोली नहीं चलाई। ये हमारा आज भी मौक़िफ़ है, कल भी मौक़िफ़ था, और इंशाल्लाह ये साबित होगा। लेकिन इन्होंने कैसे होगा? कमीशन बनेगा ही नहीं, इन्होंने नहीं, अदालतों से होगा ना साबित। अदालतों के अंदर अगर FIR कटी हैं तो अदालतों के अंदर वो केस चलेंगे, और दुनिया भर में अदालतों से साबित होता है, कमिश्नरों से नहीं साबित होता। अदालतें अपना काम करती हैं, और अगर कुछ हुआ है तो उसको सजा मिलती है। तो कहने का मतलब ये कि आज भी इनका देखें मकसद इन अदालतों से साबित हो जाएगा। वैसे सर इंशाल्लाह होगा, इन अदालतों से ये बिल्कुल होगा। देखें, ये रास्ता खो गई है जमात। आज ये कहती है कि हम सूबे के रास्ते बंद कर देंगे वफाक से और बाकी सूबों से। ये IMF को खत लिखती है, ये डोनाल्ड ट्रंप की पीछे अमेरिका में जो है वो अपनी कैंपेन कर रही है, ऑक्सफोर्ड में। तो ये जमात इसको समझ नहीं आ रहा कि जहां होम कमेटी बननी है, जहां मुज़ाकरात होने वहां नहीं करने, लेकिन हर वो गलत काम करना है जिससे मुल्क को नुकसान होगा। तो मैं समझता हूं ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है PTI का, कि जिस तरफ जो ये जहां तक ये पहुंची है उसके ये खुद जिम्मेदार है। सही है, लेकिन इनको यहाँ नहीं लेके आया। वो जलसा मांग रहे हैं ना सर, जलसा की इजाजत देने में क्या हिचकिचाहट है? लेकिन जलसे की इजाजत जो है वो लोकल इंतजामिया ने देनी है। मिसाल के तौर पे इनका जो रिकॉर्ड है, जो कि एक बड़ा कोई अच्छा खासी किताब है वायलेंस की, उस बेसिस पे या किसी और बेसिस पे इनको इजाजत नहीं मिलती तो अदालत से इजाजत ले लें। अगर अदालत इनको इजाजत नहीं देती फिर ना एहतजाज करें। अदालत ने पहले भी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने एहतजाज किया, वायलेट किया कानून को। अगर अभी इनको अदालत इजाजत दे देती है, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता लोकल इंतजामिया रोकेगी नहीं रोकेगी, लेकिन अगर इनको दे देती है तो कर लें एहतजाज। सही है, यही तरीका। और कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका ये कि नहीं, हम नहीं मानेंगे और हम जो है आएंगे और हम झगड़ा करेंगे जिस तरह हम करते रहेंगे। सही है। फैसल साहब, आप एहतजाज करना चाहते हैं, PTI एहतजाज करना चाहती है, वुकला एहतजाज कर रहे हैं, पीका के मामले पर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा उनको। आप पीका जो है वो अब चलें, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप नहीं रोक रहा, उनका एहतजाज करने से रोक नहीं रहे, उनका हक, वरना आप चाहें तो रोक भी सकते हैं, हम क्या बिगाड़ सकते हैं आपका? कभी नहीं। तो और ये फैसल साहब, पीका जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो गया है। अब ये एहतजाज का रास्ता मतलब मुख्तलिफ जो यानी सहाफ़ी भी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एहतजाज पर हैं, वकला भी एहतजाज पर हैं, सियासी कारकुन सियासी जमात भी एहतजाज पर है, ये कैसे नतीजा खैर साबित होगा या नहीं होगा, क्या होगा इसके नतीजे में? कुछ भी नहीं होगा। देखिए, डिटेरियोरेशन है ना असद हर चीज के ऊपर, चाहे वो साफत हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे मैशत हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। आप देखिए कि मेरे दोनों दोस्त जो है वो कासर हैं इस बात का जवाब देने से, बिकॉज बेख्तियार है। इन्होंने जो भर्ती किया हुआ है वो तो धमकियां लगा रहे हैं, वो तो ये उनकी इजाजत के बगैर कुछ बात नहीं कर सकते, इनके वज़ीर-ए-आज़म कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक जो फसाड है, ये तो उसके बेनिफिशरी है, ये तो चाहते नहीं है कि ये मामला नीचे है। ये तो टेम्परेचर जब नीचे होना शुरू हो जाता है तो इनको गश पड़ना शुरू हो जाती है, पता नहीं खुदा न खास्ता क्या हो जाएगा। बात यह है कि ये हर तबका जो बेचैन है वो हुकूमत के खिलाफ बेचैन है ना। जो साफी एहतजाज कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? हुकूमत के खिलाफ। ताजर एहतजाज कर रहे हैं किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ। किसान एहतजाज कर रहे हैं किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ। सियासी जमात PTI जैसे जो बड़ी जमातें हैं वो एहतजाज कर रही है किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ। तो ये सारी चीजें जो है अब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है इसके खिलाफ बने जा रहा है, हुकूमत के खिलाफ। लेकिन ये क्योंकि वोटों से आए नहीं ना, जमहूरी तरीके से आए नहीं, लिहाजा इनको अवाम की ओपिनियन की परवाह नहीं है। क्योंकि वो तो अवाम की परवाह तो वो करे असद जो अवाम के वोटों से आया है, जिसको अवाम की वोटों की मजबूरी हो। इनकी मजबूरी तो नहीं है, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, फॉर्म 47 के तहत आई हैं, जिन्होंने लेके आए हैं, ये उनके मरहून मन्नत है, इसलिए इनको अवाम की परवाह नहीं है। इनको साफियों की परवाह क्यों होगी? इनको ताजरों, किसानों, मजदूरों की परवाह क्यों होगी? क्योंकि ये कौन सा कोई वोटर लेके आए हैं, जिनके जोर पे आए हुए हैं, ये उनके साथ है और उन्हीं के अपना कंधे पे चढ़ के अपना कद बड़ा किए हुए। सही, बहुत शुक्रिया फैसल जोशी साहब, बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मौलाना चांडियो साहब, आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।